एकादश के सभी बच्चों का व्यावसायिक संगठन के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन का महत्व ये हमारा आज का विषय है। और हम आज जानेंगे कि एक व्यवसायी अगर व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करता है तो उसे किस तरह के लाभ होते हैं। तो पहला लाभ है नीतियों के निर्माण से संबंधित। किसी भी व्यावसायिक इकाई को अपनी नीतियाँ जो हैं वह पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। किसी व्यावसायिक इकाई की सफलता पर्याप्त सीमा तक इस बात पर निर्भर करेगी कि वह पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप अपनी नीतियों में कितनी शीघ्रता से परिवर्तन कर पाता है। देखिए, एक शब्द आता है अनुकूलन। अनुकूलन समझते हैं? अनुकूलन जैसे आपने वातानुकूलित या वातानुकूलन सुन रखा होगा। वातानुकूलन मतलब हवा जो है, वात जो है हवा, उसको यथा आवश्यकता अपने अनुकूल बना लेना। ठीक है। तो ये जो कंडीशनिंग है ये क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि जैसे मनुष्य है, कभी आप एसी गाड़ी से या एसी रूम से अचानक से तेज़ धूप में बाहर गए हों, आप बताइए कि क्या आप महसूस करते हैं? आप महसूस करते हैं कि अचानक आपको पसीना आता है और शरीर पे जो पसीना आता है उस पसीने से दरअसल शरीर क्या कर रहा होता है, अनुकूलन कर रहा होता है। कैसे? तेज़ धूप जो होती है, जब पसीना आता है तो वो हमारा पसीना यानी कि पसीने की बूंदें तेज़ धूप से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं कि हमारी स्किन या हमारा जो भी ऊपरी आउटफिट है वो कहीं तेज़ धूप से जल न जाए स्किन। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में अनुकूलन की कितनी बेहतरीन क्षमता है। और वाकई में ऊपर वाले का ये आविष्कार, हमारा मनुष्य तन, ये अद्भुत है। विभिन्न प्राणियों में मनुष्य का शरीर ही अनुकूलन में बहुत ज़्यादा अग्रगणी माना जाता है। देखिए, डायनासोर जैसे बहुत बड़े प्राणी भी स्वयं को बचा नहीं पाए, सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि माना जाता है उनमें अनुकूलन का गुण बड़ा अच्छा नहीं था। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैं यहाँ पर शरीर के इस अनुकूलन की बात करके ये बताना चाह रहा था कि जो भी व्यवसायी अपने व्यवसाय में बाहरी होने वाले जो परिवर्तन है, आप रूम से अचानक तेज़ धूप में गए तो ये बाहरी परिवर्तन है ना, ऐसे ही अगर व्यवसाय के बाहर जगत में, बाहरी जगत में जो परिवर्तन हो रहे हैं, व्यवसायी अगर उसके अनुरूप अपनी नीतियों का निर्धारण कर पाएगा, शीघ्रता से परिवर्तन कर पाएगा, तो निश्चित रूप से वह व्यवसायी और उसका व्यवसाय निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। व्यवसायी को लगातार विभिन्न प्रकार की नीतियां बनानी पड़ती हैं। वह अपने नीतियों का निर्माण, उसमें संशोधन लगातार व्यवसाय में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप करता रहे अगर, तो कोई दो राय नहीं है कि वह निश्चित रूप से होने वाले परिवर्तनों को अवसर के रूप में इस्तेमाल कर पाएगा। ये उसके लिए थ्रेट नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगे, अवसर हो जाएंगे। शायद आप इस बात को समझ पाए होंगे। एक और बात आती है कि अगर कोई व्यवसायी पर्यावरण का अध्ययन कर रहा है तो उसको एक फ़ायदा होगा कि वह संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्यवसाय के आर्थिक, मानवीय और भौतिक साधन, इनका सर्वोत्तम उपयोग हो सके, इसके लिए व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों की जानकारी और समुचित विश्लेषण किया गया जा चुका हो, तभी ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए, आर्थिक संसाधनों में आप जानते हैं कि पूंजी की उपलब्धता आती है, पूंजी का स्ट्रक्चर कैसा है ये आता है। मानवीय संसाधनों में आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके एम्प्लॉइज़, आपके मैनेजर्स वगैरह, और भौतिक संसाधनों में जो आपके पास आपकी मशीनें हैं, बिल्डिंग हैं, फैक्ट्री है वगैरह वगैरह। तो इनका सर्वोत्तम उपयोग आप तभी कर सकेंगे जब व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में आपको तमाम जानकारी हो। एक उदाहरण के लिए लेते हैं। मान लिया आपको राजनीतिक पर्यावरण की जानकारी है और आप देख रहे हैं कि देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ये लॉकडाउन किसकी देन है? राजनीतिक पर्यावरण की, क्योंकि सरकार ने कुछ खतरे देखे तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो ये लॉकडाउन होने के बाद जो स्थिति बन रही है उससे क्या है कि फैक्ट्री बंद है। तो अब फैक्ट्री कब खुलेगी, खुलने का समय क्या होगा,
ये अगर आप ध्यान में रख पाएंगे, उसके लिए आपको लगातार राजनीतिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को देखना पड़ेगा। तो फैक्ट्री कब खोलेंगे, उसमें प्रोडक्शन किस लेवल पे शुरू होगा, सरकार ने कह रखा है कि 33% से ज़्यादा स्टाफ, ऑफिस स्टाफ को नहीं चाहते, 50% से ज़्यादा श्रमिकों को नहीं चाहते फैक्ट्री में, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो आपको अपनी रणनीतियों में उसी तरह से चेंज करना पड़ेगा, जो पहला पॉइंट था, और तभी आप अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकेंगे। अब आपके पास जो परमानेंट स्थायी कर्मचारी हैं, अगर आप 50% को बुलाएंगे तो बाकी 50% का तो उपयोग नहीं होगा, उनका तो दुरुपयोग हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से प्लान करें कि आप 2 ड्यूटी में काम करें, डबल शिफ्ट में काम कर लें, ताकि 50-50% आकर के सोशल डिस्टेंसिंग का भी हो जाए। इस तरह से आपको संसाधनों का सर्वोत्तम सदुपयोग जो है करना पड़ेगा। आंतरिक पर्यावरण का ज्ञान, देखिए इसे भी बहुत समझने की ज़रूरत है। नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, प्रबंधक को अपने व्यवसाय के आंतरिक पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए। आंतरिक पर्यावरण में होने वाले बदलाव व्यवसाय को अनुकूल या प्रतिकूल दोनों तरह से प्रभावित करते हैं। अब आप देखिए आंतरिक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें थीं। आंतरिक पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं, जैसे आपके मानवीय संसाधन हैं, प्रबंधकीय योग्यता है, ठीक है ना, जो आपका प्लांट लेआउट है, ये सब हैं। अगर आपके यहाँ जो प्रबंधक और श्रमिक संबंध हैं उनमें कोई तल्खी आ गई है ना, बात समझ रहे हैं, कि जो आपके लेबर यूनियन है, लेबर यूनियन और जो मैनेजमेंट हैं, ठीक है, मैनेजमेंट, लेबर यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट अगर बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही है तो अच्छा नहीं है। आंतरिक पर्यावरण में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि संबंध बिगड़ गए हैं, तो ये आंतरिक पर्यावरण का हिस्सा है, इसे अध्ययन करके ही तो आप इसे मैनेज कर पाएंगे, है ना। और अगर मान लिया संबंध बहुत अच्छे हो गए, तो आप उनका किस तरह से उसे एनकैश करा सकते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आंतरिक पर्यावरण का ज्ञान आपको विभिन्न प्रकार से अनुकूल परिणाम उपलब्ध करा सकता है। चौथा पॉइंट अगर ध्यान से देखें, प्रतियोगियों की रणनीतियों का विश्लेषण। देखिए जो व्यवसाय है, उसके आसपास जितने लोग आते हैं उसमें आपके प्रतियोगी भी आते हैं, और प्रतियोगियों में वो लोग क्या क्या रणनीतियाँ अपना रहे हैं, यह तो आपको व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से ही पता चलेगा। तो प्रतियोगी रणनीति के आधार पर अपनी रणनीतियों का आप निर्माण कर सकें, इसके लिए आपको प्रतियोगी की रणनीतियों का विश्लेषण करना होगा। और ये विश्लेषण कहाँ से होगा? व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से। तो व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन द्वारा प्रतियोगी इकाइयों की रणनीतियों को जानकर उनका सामना करने के लिए प्रभावशाली नीतियाँ तैयार की जा सकती हैं। पाँचवा, व्यवसाय की क्षमता को जानना, टू फाइंड आउट कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय की क्षमता से तात्पर्य एक व्यावसायिक इकाई के साधनों और कार्यकुशलता से है। यानी कि आपकी क्षमता इससे निर्भर करती है कि आपके पास कितने साधन हैं, और दूसरा उन साधनों का उपयोग करने वाले कितने लोग हैं, जो कार्यकुशल हैं कितने हैं, इस पर निर्भर करेगा कि वह इन संसाधनों और इन जो मानव संसाधन है इनका उपयोग करते हुए कैसे वो अपनी जो उसकी कम्पिटिटर इकाइयाँ हैं, प्रतियोगी इकाइयाँ हैं, उनसे भी आगे निकल सके। तो पर्यावरण विश्लेषण व्यावसायिक इकाई की अपनी क्षमता पहचानने में काफ़ी मदद करता है। जब तक आपको खुद नहीं पता कि आप में क्या क्षमताएं हैं, आपकी क्या ताकत है, तब तक क्या आप अपने दुश्मन को या आप अपने प्रतियोगी को हरा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे आपको अपनी क्षमता को जानने का अवसर मिलता है। और इसके बाद में जो आगे की बात है महत्वपूर्ण, वह है कि उपलब्ध अवसरों को पहचानना। आप ये जान पाते हैं पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं। यू आर एबल टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज़ विच आर अवेलेबल टू योर बिजनेस। यहाँ अवसर से तात्पर्य क्या है? व्यवसाय की प्रगति हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ। पर्यावरण विश्लेषण द्वारा व्यवसाय के लिए उपलब्ध सुअवसरों का समय पर पता लगाया जा सकता है। समय पर, अगर समय से देर हो जाए तो भी उसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं, और अगर समय से पहले प्रोएक्टिव हो जाते हैं तब तो आप बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं। तो यदि व्यावसायिक इकाई के पास पर्याप्त क्षमता है तो उचित समय पर योजनाएं बनाकर ऐसे अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है। सातवां पॉइंट है व्यवसाय की कमज़ोरियों को जानना। ताकत तो अपनी जगह है, ताकत को जानने के साथ साथ जब आप ताकत को अपनी जान पाते हैं तो आप उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा लेते हैं, लेकिन आपको अपनी कमज़ोरियों को भी जानना पड़ेगा।
यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, द वीकनेसेस ऑफ योर बिजनेस। ओके, तो व्यवसाय की कमज़ोरियों से आशय क्या है, व्यवसायिक इकाई की वो सीमाएं जिनके कारण वह प्रतियोगी इकाइयों से पीछे रह सकता है, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण विश्लेषण से आपको ऐसी कमज़ोरियों को जानने में सहायता मिलती है। तो दरअसल आपकी ये जो कमज़ोरियां हैं वो आपकी कमज़ोरियां कम, दूसरे वाले की ताकत जो आपसे कहीं गुना ज़्यादा है वो ज़्यादा होती हैं। अगर वो आपसे कई गुना ज़्यादा है किसी चीज़ में तो वो आपकी कमज़ोरी उसके सम्मुख हो जाती है, क्योंकि वो आपसे आगे निकल जाएगा। आप बहुत अच्छे पहलवान हो सकते हैं कुश्ती लड़ने में, लेकिन अगर कोई दूसरा पहलवान किसी एक पंच विशेष का बड़ा विशेषज्ञ है और आप उसके उतने बड़े विशेषज्ञ नहीं हैं, तो ये आपकी कमज़ोरी हो गई। वैसे ही आपकी कमज़ोरी नहीं थी, लेकिन दूसरा अगर किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, बहुत आगे है, तो वह आपकी उसके प्रति या उसके सम्मुख कमज़ोरी ही मानी जाएगी। तो आप अगर अपनी कमज़ोरी जान लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, उसका कोई काट निकालते हैं, उसका कोई सल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना। कोई प्रबंधक व्यवसायिक इकाई की सफलता तथा विकास तथा विस्तार के लिए उपयुक्त योजनाएं तभी बना सकेगा जब उसे अपनी कमज़ोरियों का भी ज्ञान हो। एक और बात आती है चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाना। देखिए, चुनौतियां यानी कि थ्रेट्स, यानी कि जो चैलेंजेस हैं, तो प्री कंसीव चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों का प्री कंसीव करना यानी पहले ही अनुमान लगा लेना। तो चुनौतियों से तात्पर्य व्यवसाय की वो स्थितियां परिस्थितियां हैं जो हमारे व्यवसाय के प्रतिकूल हैं। चुनौतियां या प्रतिकूल परिस्थितियों से व्यवसाय पर एक जोखिम रहता है। ऐसी चुनौतियां तकनीकी परिवर्तन से आती हैं, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, फैशन में परिवर्तन, लोगों की अभिरुचियां बदल जाएंगी, इससे सरकारी नीति में कोई बदलाव हो जाए, या बहुत सारे अनेक कारण हो सकते हैं जिनसे आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पर्यावरण विश्लेषण से क्या होगा, चुनौतियों को जानकर या बहुत बार उनका पूर्वानुमान ही आप लगा पाते हैं। या तो वो चुनौतियां आ चुकी हैं तो आपने उन्हें समय से जान लिया, और बहुत बार उनके आने से पहले ही आप उनका पूर्वानुमान लगा लेते हैं, और इससे सफलतापूर्वक आप उनका सामना कर पाते हैं और आप ये देख पाते हैं कि किस तरह से आप उनका लाभ उठा सके उन चुनौतियों का, या कम से कम नुकसान हो उनका आपके बिजनेस पर। नवा पॉइंट है निर्णय लेने हेतु सूचनाओं की उपलब्धता। देखिए, निर्णय बगैर सूचनाओं के आधार पर नहीं लिया जाता। कोई भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिले के जिलाधिकारी कोई निर्णय लेते हैं तो वो विभिन्न सूचनाएं उनके स्टेनो या उनके जो मातहत या उनके अधीनस्थ जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके माध्यम से जो सूचनाएं उन्हें उपलब्ध होती हैं उन्हीं पर वह निर्णय ले पाते हैं। तो यू नीड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, यू ऑलवेज नीड इंफॉर्मेशन टू टेक अ डिसीजन। सो निर्णय लेने में हमारा तात्पर्य क्या है, विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चुनना। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना पड़ेगा, उसके लिए तभी तो आप सर्वोत्तम विकल्प चुन पाएंगे। तो मूल्यांकन करने के लिए जो सूचनाएं और जो आंकड़े हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी उनका अध्ययन करना पड़ेगा, और उनमें सूचना और आंकड़ों के आधार पर ही आप सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर पाएंगे। तो वो सूचनाएं और आंकड़े मिलेंगे कहाँ से, पर्यावरण विश्लेषण इसके लिए करना पड़ेगा, तो पर्यावरण अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, जो 10वां है पॉइंट वो है बाजार दशाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। देखिए, फैशन, ग्राहकों की रुचि और प्राथमिकताएं मतलब प्रायोरिटीज़, मांग यानी डिमांड, पूर्ति सप्लाई, तेज़ी इन्फ्लेशन, मंदी डिफ्लेशन। मंदी मतलब जब वस्तुओं के मूल्य कम हो जाएं, तेज़ी जब वस्तुओं में महंगाई बहुत होती है, तेज़ी उसे बोलते हैं। तो इनमें जो परिवर्तन होते हैं अगर उनकी जानकारी हो जाए तो ये व्यवसाय के लिए कैसा है, लाभप्रद है। व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन द्वारा हम ऐसे घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जिससे हम अपने उत्पाद को, उनको जान करके हम अपने उत्पाद को बाज़ार में आसानी से बेच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी बहुत सारे तकनीकी सुधार अनिवार्य हो जाते हैं बिजनेस में करना। तो देखिए, इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो उसके लिए आपको बिजनेस अध्ययन करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा तकनीकी पर्यावरण का जो अध्ययन होगा, तकनीकी पर्यावरण यानी कि टेक्निकल इन्वायरमेंट। तो टेक्निकल एनवायरनमेंट जो होगा ना उसको आप जान करके ही अल्टीमेटली आप क्या कर पाएंगे,
तमाम तकनीकी सुधार कर पाएंगे। व्यावसायिक इकाई तीव्रता से आधुनिक और नवीनतम तकनीक को अपनाती है और अपनी प्रतियोगी इकाइयों से आगे निकल जाती है। किसी भी व्यावसायिक इकाई को तकनीक में होने वाले परिवर्तनों और सुधारों के बारे में सदैव सतर्क रहना, अटेंटिव रहना होगा। उन्नत तकनीक को शीघ्रता से अपनाना भी होगा। संक्षेप में आप ऐसे समझ लीजिए कि तकनीकी पर्यावरण में बदलाव की जानकारी व्यवसाय की प्रगति की ओर ले जाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। अच्छा, सरकार है ना, सरकार की नीतियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, बगैर उसके तो सब गड़बड़ होगा। सरकार की नीतियों में क्या क्या आता है? कराधान नीतियाँ आती हैं। कराधान यानी कि टैक्सेशन। टैक्सेशन पॉलिसीज़ का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जिसमें सरकार कितना टैक्स लगाएगी, किस पे टैक्स बढ़ाएगी, किस पे कुछ सब्सिडी देगी, वगैरह वगैरह सारी बातें। राजकोष का मतलब होता है सरकार का जो आय है और जो व्यय है, पैसा कहाँ से आएगा, प्रोसीड कहाँ से होंगी, और सरकार एक्सपेंडिचर कहाँ करेगी। ठीक है, इनसे संबंधित जितनी भी नीतियाँ होंगी ये सब राजकोषीय नीतियाँ यानी कि फिस्कल पॉलिसीज़ कहलाती हैं। फिस्क एक शब्द होता है, फिस्क माने होता है राजा का खजाना, और फिस्कल माने राजकोष से संबंधित यानी राजकोषीय। ठीक है, तो राजकोषीय जो नीतियाँ होती हैं यानी फिस्कल पॉलिसीज़, ठीक है, वो क्या है, सरकार किन क्षेत्रों से ज़्यादा से ज़्यादा इनकम या यूँ कहें प्रोसीड लेना चाह रही है और कहाँ कहाँ वो खर्च करना चाह रही है, उसकी प्रायोरिटी में क्या क्या है। जैसे सरकार एक्सपेंडिचर में कभी कभी डिफेंस उत्पादों पे बहुत खर्च करती है और कभी कभी हेल्थ पे या स्वास्थ्य पे खर्च करती है। तो वर्तमान में सरकार का मेन फोकस किस पे है? हेल्थ पे। अच्छा, औद्योगिक नीति का मतलब होता है क्या? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। औद्योगिक नीति का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में सरकार की विभिन्न प्रकार की नीतियां होंगी। जैसे अभी सरकार ने घोषणा की कल के जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट, अब दे विल ऑल स्टार्ट प्रोडक्शन। अभी तक लॉकडाउन के चलते प्रोडक्शन प्रतिबंधित था ना, अब प्रोडक्शन शुरू होगा। कैसे प्रोडक्शन होगा, इसमें सरकार ने विभिन्न नियमावली, रूल्स या यूँ कह लीजिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। तो वो गाइडलाइन किसके अंतर्गत आती हैं? वो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी। अब पॉलिसी एक बड़ा शब्द है। पॉलिसी लाने के लिए सरकार को बहुत बार नए एक्ट लाने पड़ते हैं या नई गाइडलाइन आती हैं। तो पॉलिसी चेंज का मतलब जैसे कई तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक सिंपल गाइडलाइन है। हाँ, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ही एक पार्ट कहा जाएगा, इंटीग्रल पार्ट, राइट। फिर आता है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति में सरकार ये तय करती है कि वो किस किस डिनोमिनेशन के नोट रखेगी। जैसे आप जानते हैं कि पहले 1000 रुपये के नोट चला करते थे जो अब प्रचलन में नहीं रहे। अब 500 के नोट और 2000 के नोट चलन में आ चुके हैं। तो ये मौद्रिक नीति का हिस्सा है। कब कौन से नोट सरकार ले लेगी, कब कौन से सिक्के नए जारी करेगी, वगैरह वगैरह सारी मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। इंटरेस्ट रेट भी इसके अंतर्गत आते हैं। विदेशी व्यापार की नीतियां भी सरकार तय करती है। विदेशी निवेश नीति यानी कि विदेशों में निवेश आप कैसे करेंगे, और विदेशी निवेश में मुख्य बात यह है कि विदेशों से जो पैसा आता है, विदेशी पूंजी जो आपके यहाँ आती है और आपकी इंडस्ट्रीज़ में लगती है, इस इंडस्ट्री को विदेशी इन्वेस्टमेंट मिल सके विभिन्न इंडस्ट्रीज़ को, उसके लिए विभिन्न जो नीतियां सरकार बनाती है उसे विदेशी निवेश नीति बोलते हैं। तो इनमें जो विभिन्न परिवर्तन होते हैं उनकी समुचित जानकारी अगर नहीं हुई तो बिजनेस को आप सफलता के सोपान नहीं चढ़ा सकेंगे। ठीक है। अच्छा, राजनीतिक दशाओं, जो राजनीतिक दशाएं होती हैं उनसे व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, किसी भी राष्ट्र की सरकार का दृष्टिकोण, सरकार में स्टेबिलिटी, स्थिरता कितनी है, राजनीतिक दबाव किस किस तरह के हैं, सरकार के अन्य राष्ट्रों के मध्य संबंध कैसे हैं, आदि जो विभिन्न राजनीतिक घटक होते हैं वो वहाँ के व्यवसाय को प्रभावित करते ही हैं। ओके, चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक घटकों के प्रभावों पर भी हम देख लें कि उनका पूर्वानुमान करके हम किस तरह से लाभ उठा सकते हैं व्यवसाय जगत में। देखिए, जाति, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, परिवार संरचना, परिवार आकार, शहरीकरण, ये सब कैसे घटक है? सामाजिक सांस्कृतिक।
और इनका बड़ा असर पड़ता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर किस जाति के ज़्यादातर लोग रहते हैं, किस धर्म के ज़्यादातर लोग रहते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी है, वो किस कल्चर में पढ़ने वाले लोग हैं, क्या वो एकाकी व्यापार में रहते हैं या संयुक्त परिवार में रहते हैं, परिवारों का आकार कितना है, छोटा है या बड़ा है, जहाँ जो आपकी मार्केट है क्या वो शहर है या गांव है। आपको पता है इन सारी चीज़ों के आधार पे वहाँ कौन से प्रोडक्ट खरीदे और बेचे जा रहे होंगे, कौन सी सेवाएं ली और दी जा रही होंगी, ये निर्भर करेगा। तो अगर आप इनका अध्ययन कर लेंगे ना, तभी तो आप जान पाएंगे कि यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड है और आपका प्रोडक्ट यहाँ बिक सकेगा कि नहीं बिक सकेगा। तो जो भी इस तरह के घटक हैं, अगर इनमें तेज़ी से कोई परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें स्थिर नहीं हैं, परिवर्तन तो संसार का नियम है और वो लगातार होता रहता है, तो उनमें जो भी परिवर्तन होंगे, अगर आप उन परिवर्तनों को जान सकेंगे, समझ सकेंगे, पहले से ही अनुमान लगा सकेंगे, तो इन परिवर्तनों से होने वाली कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ लाभ भी हैं, लाभ का लाभ उठा सकेंगे और हानियों से बच सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा है, आपको उनके बारे में भी जानना होगा। चाइना में कोई संक्रमण हुआ कोरोना नाम से और आपका देश भी उससे बच नहीं पाया, आपका बिजनेस भी नहीं बच पाया, वही दुकानें बंद हैं काफ़ी समय से। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी प्रभावित करती हैं। ये तो एक संक्रमण के विषाणु की बात रही, लेकिन तमाम और भी घटनाएं होती हैं। कहीं पे कोई बड़े दुर्घटना हो जाए, किसी एक देश ने दूसरे देश पे आक्रमण कर दिया, एक का दूसरे के साथ युद्ध चल रहा है, कोई बड़ी आतंकी घटना, यह भी बिजनेस को प्रभावित करते ही हैं। आपको उनसे पूरी तरह से अवेयर होना पड़ेगा। देखिए, आपने अभी तक जितना सुना, आपको ये लगा होगा कि व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन बिजनेस के लिए बहुत अनिवार्य है। इसका अगर कोई भी व्यापारी अध्ययन कर ले तो फिर उसको तो लाभ लाभ ही होना है, उसमें तो संभावना ही नहीं कि कहीं पे उसका कोई नुकसान हो जाए। बिल्कुल सही बात है, मगर व्यावसायिक पर्यावरण जो है ना, जब हम इसका अध्ययन, इसका विश्लेषण करते हैं, तो भी ये संभव है कि बिजनेस नुकसान में चला जाए उसके बावजूद। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। वो लिमिटेशंस क्या क्या है, हम यहाँ पे अब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तो पहली बात है कि आंकड़े अगर अशुद्ध हो गए, जो कि कभी कभी होते ही हैं, इनएक्यूरेट डेटा अगर अशुद्ध है तो फिर परिणाम भी अशुद्ध होंगे, और परिणाम अगर अशुद्ध होंगे तो फिर तो सब कुछ बर्बाद ही होना है ना। नुकसान भी होगा। तो पूर्वानुमान में किए गए आंकड़े शुद्ध होने पर ही पर्यावरणीय विश्लेषण के परिणाम शुद्ध हो सकते हैं। आंकड़ों और सूचनाओं के अशुद्ध होने की दिशा में पर्यावरणीय विश्लेषण उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। उल्टा वो गलत सूचनाएं देगा और उससे हमारी नीतियां अगर गलत बनी तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हम पर्यावरण में इस तरह के परिवर्तन होंगे हम अनुमान लगाते हैं पुराने पिछले अनुभवों के आधार पर, लेकिन कुछ घटनाएं भविष्य में ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, उनकी हम कोई कल्पना ही नहीं कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैं फिर उदाहरण लेता हूँ कोरोना का। हमें से किसी ने इस तरह का अनुमान लगाया था क्या कभी कि हमें 40 से ज़्यादा दिनों के लिए घर के अंदर कैद होना पड़ेगा, लॉकडाउन से गुजरना पड़ेगा? क्या ऐसा अनुमान सच में था किसी को? संभवतः नहीं था, मुझे तो नहीं था। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि हम में से तमाम लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होता। बहुत कुछ ऐसा है जो इस दुनिया में अनएक्सपेक्टेड घटित होता है। पर्यावरण विश्लेषण में भविष्य में होने वाले अवसरों और चुनौतियों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु भविष्य सदैव अनिश्चित होता है। व्यवसाय को बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं जिनमें कोई भी अप्रत्याशित परिवर्तन, अप्रत्याशित मतलब प्रत्याशित, यानी कि एक घटना के बाद दूसरी क्या घटना होगी, ये प्रत्याशा होती है, प्रत्याशा होती है। और अप्रत्याशित का मतलब है जिसकी आपने कभी कोई आशा ही ना की हो, उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। और ऐसा परिवर्तन होता ही रहता है हमारे समाज में। ऐसे अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण पर्यावरण विश्लेषण द्वारा निकाले गए परिणाम भी सही नहीं होते। तो यह भी इसका एक दोष है। तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वह क्या है? तीसरा पॉइंट यह है कि व्यावसायिक रणनीति बनाने में पर्यावरण विश्लेषण एकमात्र तत्व नहीं है। देखिए, एनवायरमेंटल एनालिसिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर इन बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। व्यावसायिक रणनीति का निर्माण जो है ना, वह विभिन्न घटकों से प्रभावित होता है। पर्यावरण विश्लेषण विभिन्न नीतियों को प्रभावित करने वाला एकमात्र घटक नहीं है। ये तो एक घटक है, बहुत सारे घटक हैं
तो आप ये नहीं कह सकते कि पर्यावरण का अध्ययन अगर आपने कर लिया तो आपका बिजनेस बिल्कुल शॉक प्रूफ हो गया या थ्रेट प्रूफ हो गया। ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप भले पर्यावरण का अध्ययन बहुत अच्छे से कर चुके हों, भले ही बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण कर चुके हों, ऐसा करने के बाद भी अगर आपने बहुत अच्छे से कोई रणनीति तैयार की है तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सदैव लाभकारी ही होगी। क्योंकि ये मूल्यांकन है, पर्यावरण विश्लेषण के बाद मूल्यांकन सही भी होते हैं और गलत भी। पर्यावरण विश्लेषण पर बहुत अधिक निर्भरता, मच डिपेंडेंस ऑन एनवायरमेंटल एनालिसिस। कई बार पर्यावरण विश्लेषण प्रबंधक को निर्णय लेने के संबंध में बहुत अधिक सतर्क कर देता है। इतना ज़्यादा सतर्क कर देता है कि आप बहुत बार कोई जोखिम लेने जैसा निर्णय ही नहीं ले पाते, और जहाँ पे आपको उतना सतर्कता की आवश्यकता नहीं थी, सतर्कता के चलते आप कुछ लाभपूर्ण, हाँ थोड़ा सा जोखिम वहाँ है, लेकिन कुछ लाभपूर्ण कार्यों से भी स्वयं को अलग कर लेते हैं। तो यह संभव है कि आप जो लाभ कमा सकते थे वह लाभ कमाने से आप वंचित रह जाएं। कभी कभी यह भी होता है कि आगे चलकर ऐसा उत्पाद जो आज जोखिमपूर्ण है वह कल लाभप्रद हो जाए, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो पर्यावरण विश्लेषण के कारण अधिक सतर्क रहने पर व्यवसायी बहुत बार अच्छे व्यावसायिक अवसरों से भी वंचित रह जाता है। तो ये कुछ आपने 4 सीमाएं पढ़ी। इन सीमाओं के बावजूद पर्यावरण विश्लेषण, पर्यावरण अध्ययन किसी भी बिजनेस में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। बगैर उसके आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि व्यवसाय सफलता अर्जित कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों ने ये जो पढ़ लिया है, इसी के साथ ये चैप्टर चूँकि पूरा होता है। चैप्टर के बाद में प्रश्नावली है। इन प्रश्नावली में आने वाले सभी वैकल्पिक प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें और इनका उत्तर आप अपनी क्षमता अनुसार देखें कि आपने कितना अध्ययन कर लिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।